चलिए, आज का टॉपिक है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स भारत में और भारत के बाहर। चलिए, मैंने आपको बताया था पहला फेज था मॉडरेट फेज। तो ये शांति से अंग्रेजों को बनवाना चाहते थे, पर इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर आए एक्सट्रीमिस्ट फेज। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ा एक्सट्रीम किया, गर्मी दिखाई, पर ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली इस मूवमेंट को भी उन लोगों ने दबा दिया। ठीक है, तो अब जो यंगस्टर्स थे भारत के, उन्होंने ये सोचा कि इनके बस की तो बात है नहीं, अब हमको ही कोई स्टेप उठाना पड़ेगा जिससे इन लोगों को यहाँ से निकाला जाए। और ये कौन सी पॉलिसी थी? मतलब अब सीधी लड़ाई लड़नी पड़ेगी अंग्रेजों से अगर हमने अपने आज़ादी लेनी है। ठीक है, तो अब ये सीधी लड़ाई, सीधी कन्फ्रंटेशन है। इसको उन्होंने क्या बोला? बुलेट टू बुलेट पॉलिसी। ठीक है, तो अंग्रेजी हुकूमत में इतना डर पैदा कर दिया जाए कि वो खुद ही यहाँ से चल जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज के समय अगर मैं आपको बोलूं कि चलो कश्मीर का टूर लगाते हैं, तो आपके दिमाग में पहली बात क्या आएगी? टेररिज्म, कि क्या हम वहां पर सेफ भी हैं या नहीं। ठीक है, मैं आपको बोलूं चलो कहाँ घूमने चलते हैं, छत्तीसगढ़ पिकनिक बनाने चलते हैं सारे, आपके दिमाग में पहली चीज क्या आएगी? नक्सलवाद। तो वो इस तरह का हैवॉक क्रिएट करना चाहते थे कि जो यहाँ के लोग हैं वो भी भाग जाए, और बाहर से अगर कोई आना चाहता है वो भी इस डर से ना आए कि भैया वहां पर चले गए तो वहां तो मूवमेंट चल रही है कि हमारी हत्या ही ना करते। ठीक है, तो एक फियर लेके आना चाहते थे, और इनका ये मतलब था कि इस फियर से ही हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसलिए भारत में ये दो मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई, और उसका रिजल्ट क्या आया? भारत में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का जन्म हुआ। ठीक है, कई बुक्स इसको टेररिस्ट मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, पर ये टेररिस्ट मूवमेंट नहीं थी। जब टेररिस्ट कोई बम फेंकता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि कोई मासूम इंसान भी बीच में है जिसकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, वो सबको ही मारता है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। ये मूवमेंट क्या थी? ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी। जिसका मेन एम क्या था? फ्रीडम। और इसमें जो टारगेट थे वो ओनली ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, आम जनता या उन लोगों के परिवार वाले भी नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स, और वो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो भारतीयों पे क्रूरता कर रहे थे, बस। ठीक है, ऐसा नहीं था कि आम लोगों को भी वो मार रहे हैं, उनके घर वालों को निकाल निकाल के मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो इट इज नॉट एन टेररिस्ट मूवमेंट, ये गलत है। इट इज बेसिकली एन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी मूवमेंट। ठीक है, क्रांति लेके आना चाहते थे। यूपीएससी में एक बार आ गया था कि टेररिस्ट भगत सिंह के बारे में लड़कों ने हुड़दंग मचा दिया था। मेरे भगत सिंह टेररिस्ट है? कांग्रेस गवर्नमेंट थी, ठीक है ना, जो मोहम्मद हाफिज वगैरह जिन लोगों को तुम गोदी में बिठा के घूमते हो, वो रेवोल्यूशनरी है। ठीक है, तो यूपीएससी ने बाद में क्या किया था? कंडोलेंस की थी, माफी मांगी थी, और चेंज करके लिखा था क्रांतिकारी। ठीक है, तो ये क्रांतिकारी है, पहली बार टेररिस्ट नहीं है। चलिए, भारत में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? बंगाल, क्योंकि बंगाल ही तो एपिसेंटर था
इसका नेशनलिज्म का। तभी लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन किया, ठीक है, कोई पंजाब का पार्टीशन नहीं किया, कोई महाराष्ट्र का पार्टीशन नहीं किया। 2 मिनट में बात, 2 मिनट करनी है, 2 मिनट में। चलिए, मैंने आपको बताया कि एपी सेंटर नेशनलिज्म का कहाँ था, बंगाल था, ठीक है। बंगाल से ही नेशनलिज्म आई, बंगाल से ही आपकी एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट आती है, बंगाल से ही आपकी मॉडरेट मूवमेंट आती है। तभी तो कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन करवाया था, ठीक है। तो इसी तरह रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का जो एपी सेंटर था वो भी कहाँ पर था, बंगाल में था। बंगाल में पहली रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अनुशीलन समिति, पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रेवोल्यूशन पे विश्वास रखती थी। कुछ ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स ने इस समिति को, ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, जिसका नाम क्या था, अनुशीलन समिति, ठीक है जी। अब जो अनुशीलन समिति हुई, इसकी काफी ब्रांचेस थी। पहली ब्रांचेस कहां पर थी, वेस्ट बंगाल में। इसको किसने शुरू किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सत्येंद्र नाथ बोस, भूपेंद्र कुमार दत्त। तो 3 लोग जिन्होंने इसको बनाया था वो कौन कौन से, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सत्येंद्र नाथ बोस और भूपेंद्र कुमार दत्त। आगे चलिए, यही नहीं, इन्होंने एक मैगजीन भी निकाली जिसमें वो अपने रेवोल्यूशनरी थॉट्स पब्लिश करते थे। और इस मैगजीन का नाम क्या था, युगांतर। युगांतर, ठीक है, एक ऐसी मैगजीन वीकली जो पब्लिश होती थी, क्योंकि प्रेस आ चुकी थी अब तक। उसमें ये क्रांतिकारी थॉट्स अपने पब्लिश करते थे, युवाओं को ना उकसाते थे कि वो क्रांतिकारी पाथ में आए, ठीक है। और इस मैगजीन का नाम क्या था, युगांतर। आगे चलिए, अगली अनुशीलन समिति कहां पर थी,
बिहार, जिसको किसने फाउंड किया था? सचेंद्र सान्याल। बहुत बड़े आपके ये क्रांतिकारी थे, और जो आप भगत सिंह को भी अच्छी तरह से जानते थे, ठीक है, और काकोरी जो ट्रेन को लूटा गया था उस समय ये मास्टरमाइंड थे, सचेंद्र सान्याल। आगे चलिए, अगली ऑर्गेनाइजेशन कहाँ थी? ढाका। ढाका में जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको किसने चलाया था? पुलिन कुमार दास। ठीक है, कुछ बुक्स में इसको पुलिन बिहारी दास भी कहा गया है, तो एक ही आदमी है, ठीक है, पुलिन कुमार दास। लिख देता हूं, किन्हीं बुक्स में इसको पुलिन बिहारी दास भी कहा गया। और इनके साथ एक क्रिश्चियन लेडी भी थी जो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन में लेडीज को अपने साथ जोड़ती थी, और उनका नाम क्या था? सिस्टर निवेदिता, NA, सिस्टर निवेदिता। अगली ऑर्गेनाइजेशन कहां थी? कर्नूल, मिदनापुर, MIT, मिदनापुर। जोगेंद्र नाथ बसु। तो मिदनापुर की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको किसने फाउंड किया था? जोगेंद्र नाथ बसु। ठीक है, अब आप देखो ना, बंगाल के डिफरेंट कॉर्नर्स में ये जो अनुशीलन समिति है अपनी ब्रांचेस एस्टेब्लिश कर रही थी, और हर कॉर्नर से क्या कर रही थी? जो लड़के थे, यंग लड़के थे, उन लोगों को रिक्रूट कर रही थी, और काम क्या था कि आपने अटैक करना है, अफसरों को मारना है, पुलिस वालों को गोलियां मारनी है, एक हैवक क्रिएट करना है। थोड़ा थोड़ा आप देखो गैंगस्टर कल्चर टाइप था कि फलाने अफसर ने गलत काम किया, उसकी सुपारी दे दी, लड़का आया, ठा मारी और निकल गया वहां से। हैवक क्रिएट करना है उन लोगों को, ठीक है। तो आप देखो कि कितने लोग इसके साथ जुड़ने शुरू हो गए, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, भारत के अंदर पहली डकैती जो की गई वो भी बंगाल में रेवोल्यूशनरी द्वारा की गई, और कहां पर की गई? बाड़ा। इसको क्या बोला गया? बाड़ा डकैती। तो डकैती किसके घर पे की गई? कोई ऐसा बिजनेसमैन था, लाला था, ठीक है, अंग्रेजों को क्या करता था, वो न्यूज देता था रेवोल्यूशनरीज की, जिसको हम कहते हैं कि खुफिया आदमी था उनका, ठीक है, एजेंट था। तो उनके घर पे पहली डकैती की गई बंगाल में, ठीक है, जहां पर ना केवल उसकी धन को लूटा गया, धन को लूटा, और उसको धमकी भी दी कि अगर वो दोबारा हमको पता लग गया कि उसने किसी अंग्रेज को रेवोल्यूशनरीज के बारे में बताया तो उसके परिवार की भी हत्या कर दी जाएगी, ठीक है। ये पहला केस आया जब डकैती का आया था, ठीक है, बाड़ा डकैती। हालांकि इसके बाद HRA आएगा, उस चीज को चेंज करेगा, हम पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। आगे चलिए, बंगाल में सबसे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी इवेंट क्या था? किंग्सफोर्ड। एक अंग्रेज ऑफिसर जिसका नाम क्या था? किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड की असैसिनेशन का अटेम्प्ट, किंग्सफोर्ड की असैसिनेशन का अटेम्प्ट, ये सबसे बड़ी घटना थी, ठीक है। और इसके अंदर 2 लोग इन्वॉल्व थे, प्रफुल्ल
चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी, अब तो समझ आ रही है ना हैंडराइटिंग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। चलिए इसको पढ़ने से पहले हम इवेंट देखेंगे कि ऐसे क्या इवेंट से क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी कि किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की गई। ठीक है, मरा नहीं वो, लेकिन पर इसको मारने के बहुत अटेम्प्ट किए गए थे। चलिए, किंग्सफोर्ड एक वहां का कमिश्नर था और बड़ा ही क्रूल टाइप का ऑफिसर था। ठीक है, तो क्योंकि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट चल रही थी, अंग्रेज उस चीज से चलते थे और वो सप्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक बार क्या हुआ, एक छोटे बच्चे ने किसी अंग्रेज का पर्स मार लिया, तो किंग्सफोर्ड वहां से निकल रहा था, तो उसने क्या किया, उस छोटे बच्चे को इतना मारा, हार्डली 5-6 साल का बच्चा होगा, इतना मारा कि वो मर गया। सड़क में उसको मारा, मर गया वो। ठीक है, तो जब ये एपिसोड हो रहा था तो वहां पर दो क्रांतिकारी, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये वहां पर खड़े थे एंड दे बिलोंग टू अनुशीलन समिति। दे वर द मेंबर्स ऑफ अनुशीलन समिति। और अनुशीलन समिति कौन सी? क्रांतिकारी रेवोल्यूशन। तो इन्होंने प्रण लिया कि किंग्सफोर्ड को मारा जाएगा और इस चीज का जो भारतीयों के साथ गलत किया जा रहा है बदला लिया जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने अपनी समिति वालों से बातचीत की एंड दे सेड ओके, हरी झंडी मिल गई आपको। पर उन्होंने इनको ये कहा था डोंट इन्वॉल्व डायरेक्टली, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए तो उनके हाथ हमारे तक आ जाएंगे, हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तरीके से मारो अगर मारना तो। ठीक है, तो पहला अटेम्प्ट क्या किया गया, किंग्सफोर्ड के पास एक पार्सल भेजा गया, उस पार्सल के अंदर क्या था? बम था। तरीका ये था कि जैसे ही वो इस पार्सल को खोलेगा, बम ब्लास्ट होगा और उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, पार्सल भेजा गया। जैसे ही पार्सल किंग्सफोर्ड की मेज में आया, टेबल में आया, सडनली उसको मीटिंग में नहीं जाना था, उसको मीटिंग के लिए फोन आ गया और वो वहां से निकल गया। ठीक है, तो उसने अपने जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर से उनको बोला कि आप खोल के देख लो क्या है, घर ले आना। तो जैसे ही उन्होंने खोला, ब्लास्ट हो गया। वो तो नहीं मरा, पर दो भारतीय सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स उसके मारे गए। ठीक है, अब किंग्सफोर्ड चकन्ना हो चुका था, बहुत ज्यादा चकन्ना हो चुका था। ठीक है, दूसरी बार फिर कोशिश की। दूसरी कोशिश क्या की गई कि किंग्सफोर्ड जहां पर बैठता है उसकी चेयर के नीचे बम लगाया गया कि जैसे ही किंग्सफोर्ड बैठेगा तो साथ ही ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, बट ये कोशिश भी कामयाब नहीं हुई और किसी तरह से पुलिस की सीआईडी को पता लग गया कि किंग्सफोर्ड को मारने की दूसरा अटेम्प्ट भी किया गया और वो पकड़े नहीं गए, बम को उन्होंने अपने साथ ले लिए। ठीक है, अब इनको ये बात समझ में आ गई कि इस तरीके से तो किंग्सफोर्ड नहीं मरने वाला। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसकी रेकी करनी शुरू कर दी कि भाई साहब कितने बजे ऑफिस जाते हैं, कितने बजे ऑफिस से आते हैं। ठीक है, क्या इसका पूरा सीन है, क्या इसका शेड्यूल है, उस हिसाब से। और तरीका क्या है कि हमने बम बनाना है और इसकी बग्गी पे फेंकना, वो बेटर तरीका है। ठीक है, तो जब रेकी होगी, सब कुछ लग गया, सब कुछ ठीक हो गया। एक दिन क्या हुआ, किंग्सफोर्ड अपने ऑफिस में था और किंग्सफोर्ड का एक साथ का कमिश्नर, जिसका नाम क्या था, सर जॉन कैनेडी। अब जो जॉन कैनेडी था वो भारतीयों से बहुत प्यार करता हो। ठीक है, उसका भारतीयों के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था। अब हुआ क्या, जॉन कैनेडी मीटिंग में था, उसकी वाइफ और उसकी बेटी ने कहीं मार्केट में जाना था, तो उसने बोला कि मुझे, किंग्सफोर्ड को बोला कि आप अपनी बग्गी हमको दे। ठीक है जी, तो बग्गी किसकी है? किंग्सफोर्ड की। बैठा कौन है? दो लेडीज, एक जॉन कैनेडी की वाइफ और उसकी छोटी 6 साल की बच्ची। ठीक है, बग्गी जा रही है अपने रूट से, ये क्रांतिकारी वहां पर। अब इनको क्या पता यहाँ पे लेडीज है, उन्होंने तो अपने हिसाब से ही देखना था। एंड दे थ्रो द बम ऑन द कार्ट। ब्लास्ट हुआ, बच्ची और महिला मारी गई। एंड दे रैन अवे फ्रॉम। उनको ये लग रहा है कि कौन मारा गया? किंग्सफोर्ड मारा गया। ठीक है जी, जैसे ये रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं,
इनको ऐसा लगता है किंग्सफोर्ड मारा गया, ठीक है, ये चाय पी रहे होते हैं वहां पर, सडनली वहां पर टीटी आ जाता है और टीटी चाय वाले को कहता है तुमको पता लगा कि मिदनापुर में ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। तो वो कहता अच्छा मुझे नहीं पता। तो कहता कौन, किस ऑफिसर पे हुआ है? वो कहता कैनेडी की बेटी और पत्नी मारे गए। तो जब प्रफुल्ल चाकी इस बात को सुनता है ना, वो बड़े हैरान हो, किंग्सफोर्ड बच गया। सडनली आदमी को होता ना किंग्सफोर्ड बच गया, और जैसे ही वो कहता है किंग्सफोर्ड बच गया, जो टीटी होता है, ब्रिटिश ऑफिसर होता है, उसको उस पर शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये बंदे इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो वो वहां से एस्केप करने की कोशिश करते हैं, पर ब्रिटिश पुलिस उनको पकड़ के कैद कर लेती है। और इसके अंदर जब उनको कैद किया जाता है, प्रफुल्ल चाकी सुसाइड कमिट कर लेता है, तो पिस्टल लेके अपने गोली मार देता है, ठीक है। और खुदीराम बोस को फांसी हो जाती है। इस तरीके से पहला क्रांतिकारी जिसको फांसी दी गई थी भारत में, वो कौन था? खुदीराम बोस। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका। खुदीराम बोस पहला क्रांतिकारी था जिसको फांसी दी गई थी, और प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था? आत्महत्या कर ली। देखिए इसको, क्लियर है? आगे चलिए। अब पुलिस यहां तक तो सर शांत नहीं रहेगी, पुलिस तो डीप तक जाएगी, पूरे सोर्सेस को ढूंढ रही है कहां कहां से इसके ताल्लुकात जुड़े हुए। तो उन्होंने क्या किया, मिदनापुर पर छापेमारी शुरू कर दी, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? रेड्स मारनी शुरू कर दी, ठीक है। और मिदनापुर में उनके हाथ कौन लग गए? और बिंदु घोष और हेम चंद्र कानूंगो। चलिए, मिदनापुर में ऐसा क्या था कि ये लोग उनके हाथ में लगे? हेमचंद्र कानूंगो पहला ऐसा रेवोल्यूशनरी था, पहला ऐसा भारतीय था जिसने बम बनाना सीखा था। और ये बम बनाने की कला वो कहां से सीख के आया था? जर्मनी से। इसलिए उसने मिदनापुर में क्या किया हुआ था? एक लैब खोली हुई थी जहां पर बम्स बनाए जा रहे थे। जब ब्रिटिशर्स ने उस लैब पे रेड की तो उस समय दो बंदे धर गए, अरबिंदु घोष और हेमचंद्र कानूंगो, और इनको उठा के वो कहां पर ले गई? थाने ले गई, और इनके ऊपर सेडिएशन के चार्जेस लगा दिए, ठीक है जी। आगे चलिए, दूसरा केस उन्होंने इसके ऊपर जो केस बनाया वो क्या बनाया? अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, क्योंकि ये जो घटना हुई थी वो कहाँ हुई थी? अलीपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या बोला गया? अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। छापा कहां पर मारा था उन्होंने? मिदनापुर में, जिसके तहत इन दोनों के ऊपर क्या चलाया गया? केस चलाया गया। चलिए, सरकारी गवाह जिसने गद्दारी की थी वो इन्हीं के बीच का आदमी था, उसका नाम क्या था? नरेंद्र कुमार गोसाई। नरेंद्र कुमार गोसाई, ठीक है जी। तो इनको कोर्ट में पेश किया गया। सरकारी आदमी को ना, जो अंदर के लोग ही छुपे होते हैं यार, और कौन बताता? अंदर के लोग ही बताते हैं, ठीक है। तो आदमी का नाम क्या था? नरेंद्र कुमार गोसाई। ये सरकारी गवाह होता है, ठीक है। ये कोर्ट में पेश होता है और ये बात स्टोरी नरेट कर देता है कि इनके पीछे किन बंदों का हाथ है? अरबिंदु घोष और हेमचंद्र कानूंगो, ठीक है। आगे चलिए, सरकारी गवाह को 2 मंथ्स की जेल होती है, और सरकारी गवाह की जो फाइनल गवाही है, फाइनल जो विटनेस थी
जिसके ऊपर केस बनना था और उनके ऊपर सजा तय होनी थी, वो कब थी? 2 मंथ्स के बाद, 2 महीने के बाद। ठीक है, 2 महीने के बाद उनको छोड़ भी देना था और उनकी फाइनल जो उनकी गवाही थी वो तय होनी थी। ठीक है, उसी बीच क्या हुआ, जेल में किशन कुमार दत्त नामक एक क्रांतिकारी ने सरकारी गवाह की हत्या कर दी। अब सरकारी गवाही नहीं, मर गया, बात ही खत्म होगी अब तो। ठीक है, क्योंकि कोर्ट तो चलती है आपके गवाहियों के ऊपर, सरकारी गवाह आपने मार दिया। ठीक है, तो इनका वकील कौन था? चितरंजन दास। ऐसा माना जाता है कि इस क्रांतिकारी को, सरकारी गवाह को मारने के लिए किसने बोला था? चितरंजन दास ने। तो उस सरकारी गवाह की हत्या कर दी जाती है और अल्टीमेटली बहुत ही शातिर तरीके से CR दास और बिंदु घोष और हेमचंद्र कानू को बाहर निकाल दिया। ये सारे का सारा एपिसोड क्या था? अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, चलिए, और बिंदु घोष इसके बाद एक सेंट की लाइफ जीना शुरू कर देते हैं और क्रांतिकारी मूवमेंट से वो क्या कर लेते हैं? रिटायरमेंट ले लेते हैं। जिसको जेल की हवा मिल जाए ना, वो रिटायरमेंट ही लेता है बाद में। या तो वो बिगड़ जाता है, शरीफ बंदा होगा तो फिर ऐसी एक्टिविटी से रिटायरमेंट लेगा। ठीक है, शरीफ बंदे से ये रिटायरमेंट ले लेते हैं। इनकी जो लास्ट लाइफ होती है वो कहां पर बीतती है? पौंडीचेरी। और पौंडीचेरी में वहां पर एक आश्रम बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है? और बिंदु आश्रम। आज इस आश्रम की ब्रांचेस बहुत जगह, इनके स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, और बिंदु कॉलेजेस और बिंदु आश्रम। ठीक है, एक संस्था बनाई जाती है और बिंदु आश्रम। और यही वो एक किताब लिखते हैं, भवानी मंदिर एंड न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड एंड भवानी मंदिर। करंट नहीं आता ना, आदत नहीं आती आदमी की। ठीक है, चाहे सब कुछ छोड़ दिया, आश्रम में बैठ के किताब लिखते हैं, भवानी मंदिर और न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। बूढ़े लोगों के लिए लालटेन दिखाना कि जिस तरीके से आप पिटीशंस कर रहे हो, जिस तरीके से आप हुड़दंग मचा रहे हो ना, इस तरीके से आपको आजादी नहीं मिलने वाली। चलना तो अल्टीमेटली आपको रेवोल्यूशनरी पथ में ही पड़ेगा। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। ठीक है, पुराने बूढ़ों को क्या दिखाया जा रहा है? रास्ता दिखाया जा रहा है। ठीक है, और बाद में पौंडीचेरी में ही और बिंदु आश्रम में ही उनकी डेथ हो जाती है। तो ये सारे का सारा केस कौन सा था? अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। समझ में आ गया जी? क्लियर है? हाँ जी, क्या क्या चीज क्लियर नहीं हुई? और बिंदु घोष बारे नहीं पता लगा? की नहीं पता लगा? अच्छा, देखो, जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी ना, उसके मास्टरमाइंड 2 बंदे थे। बाकी को समझ आ गया? आ गया आपको? इसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी के मास्टरमाइंड 2 बंदे थे। पहले बंदे का नाम क्या था? और बिंदु घोष, जिसने उनको उकसाया था कि आप मारो इसको। ठीक है, कॉन्स्पिरेटर है वो, उसके ऊपर भी मर्डर का चार्ज लगेगा। ठीक है, और दूसरा आदमी कौन? जिसने उनको बम बना के दिया था, हेमचंद्र कानू को। ठीक है, जब उन लोगों को पकड़ा गया, ठीक है, एक ने सुसाइड कर लिया, दूसरे से पूछा गया, उसने बता दिया नाम इन लोगों का, और सरकारी गवाह बीच में था। ठीक है, इन दोनों को जब पुलिस ने मिदनापुर में रेड मारी ना, ये 2 बंदे लैब में मिल गए। ये क्या कर रहे थे? वहां पर बम बना रहे थे बैठे। इन्होंने पकड़ लिया उनको। ठीक है, और पुलिस को अंदर के बंदे ने बताया हुआ था, नरेंद्र कुमार गोसाई ने, कि ये दोनों मेन कल्प्रिट्स हैं, इन्होंने ही उसको उकसाया और बम दिया। ठीक है, तो पुलिस ने इनको पकड़ लिया, इनको कर दी जेल और इनके ऊपर केस चलाना शुरू कर दिया। जो नरेंद्र कुमार गोसाई था वो कौन था? वो इनका सरकारी गवाह था। पुलिस को किसने ये बात बताई थी कि सारी कॉन्स्पिरेसी और बिंदु घोष और हेमचंद्र कानू को की है? नरेंद्र कुमार गोसाई ने। ठीक है, तो 2 महीने की उसको सजा हुई
और 2 महीने बाद उसने अपनी गवाही देनी थी। जब उसकी गवाही देनी थी तो उनका वकील कौन था? सीआर दास। सीआर दास ने एक कैदी जिसका नाम क्या था? किशन कुमार दत्त, उसको कहकर नरेंद्र गोसाई को मरवा दिया। अब जो गवाही मर गया तो कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। और बहुत चालाकी से अरबिंदु घोष और हेमचंद्र कानूंगो को बाहर निकाल दिया। अब अरबिंदु घोष क्योंकि जेल रह के आए थे, पड़ी बुड़ी भी होंगी, नेचुरली बात है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रेवोल्यूशनर का पाथ छोड़ दिया और अपनी वो क्या बन गए? एक संत बन गए। और लास्ट लाइफ उन्होंने पौंडीचेरी में निकाली। पौंडीचेरी में उन्होंने एक आश्रम खोल दिया जिसका नाम क्या था? अरबिंदु आश्रम, ठीक है। और वहां बैठकर उन्होंने मरने से पहले 2 किताबें लिखी थी, भवानी मंदिर और न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो मॉडरेट फॉर एक्सट्रीमिस्ट है ना, इनके तरीके कारगर नहीं है। अगर आपने आजादी लेनी है, आपको कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन का पाथ तो उठाना ही पड़ेगा, गुंडागर्दी तो करनी ही पड़ेगी। और सर महात्मा गांधी ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट में यही किया था, डू और डाई, करो या मरो। अल्टीमेटली महात्मा गांधी जो पीस का पाठ पढ़ा रहे थे ना आपको, क्विट इंडिया मूवमेंट वायलेंट मूवमेंट है, उसके अंदर अक्सर लिखा आता है, क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ोगे ना, गांधी इन वायलेंट मूड, करो या मरो। तो उसने कहा था वायलेंस का तरीका तो आपको उठाना ही पड़ेगा अगर आपको आजादी चाहिए। तो जाते जाते उन्होंने ये किताब लिखी थी, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, नए तरीके जो आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे अगर आपको आजादी चाहिए। क्लियर है जी? समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया? कोई डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलिए। ये केस कहां था? बंगाल का था, मिदनापुर का था। अगला केस कहां पर आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहला इंसिडेंट, सर रैंड की हत्या, किल्ड, सर रैंड किल्ड। चलिए अब यहां पर क्या हुआ था? सर कुछ नहीं हुआ था, पुणे में प्लेग फैल गई। प्लेग आपको पता है ये चूहों से फैलती है, ठीक है। रेड फ्ली नाम का एक एजेंट होता है और ये आई थिंक प्लेग बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल है, आप देख रहे हैं, वायरल है, वायरल डिजीज है, ठीक है। तो एक चूहों से फैलती है और चूहों को कौन काटता है? रेड फ्ली, ठीक है। वायरस किसके अंदर होता है? एक इंसेक्ट के अंदर होता है जिसका नाम क्या है? रेड फ्ली। जब वो चूहे को काटता है ना तो चूहा चरमरा जाता है, चूहे को बीमारी होती है, चूहे से बीमारी हर जगह फैलती है, फिर प्लेग बन जाती है वो, ठीक है। अब हुआ क्या, पुणे में फैल गई प्लेग और प्लेग कमिश्नर किसको बनाया गया कि प्लेग से डील करो? गवर्नमेंट ने प्लेग कमिश्नर बनाया सर रैंड, ठीक है। अब सर तरीका पता क्या है प्लेग को खत्म करने का? एंशिएंट तरीका। भाई उस समय कौन सी मेडिकल साइंस नहीं एस्टेब्लिश थी, आजकल तो मीकामाइसिन टोब्रामाइसिन लगा दोगे, उस समय कहां था इतना कुछ, ठीक है। तो प्राचीन तरीका तो ये है कि जिस घर में, जिस लोकेलिटी में या जिन कपड़ों में मरीज है जो उसको आग लगा दो। 2 तरीके हैं, या तो उसके ऊपर डिटोल छिड़क दो,
सैनिटाइज कर दो, ठीक है। अब उस समय सैनिटाइजर कहाँ थे, कोरोना में तो आज भी पूरे नहीं पड़ रहे थे, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है, आग लगा दो। जब आप आग लगाओगे टेम्परेचर 100 से ऊपर चला जाएगा, वायरस और बैक्टीरिया जो भी होगा वो मर जाएगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, वो ये क्या था कि लोगों को, जिस घर के अंदर प्लेग फैला हुआ है, प्लेग के पेशेंट पड़े हुए हैं, पेशेंटों को निकालो बाहर और घर को ही आग लगा दो। ये ब्रिटिश सरकार कह रही है, पेशेंटों को बाहर निकालो, घर को आग लगा दो, उनके कपड़ों को आग लगा दो। सर पता क्या बात है कि अब प्लेग से लड़ना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, जब आपकी मेडिकल साइंस इतनी एस्टेब्लिश नहीं है। यहां तक तो चलो ठीक था, समझ में आ रहा था। रैंड ने क्या किया, एक घर था, घर में 3-4 लोग थे और एक प्रेग्नेंट लेडी थी जिसको 7वां महीना चल रहा था, 7। ये वहां पर गया, इसने कहा सारे बाहर आ जाओ। अब जिस औरत को 7वां महीना चल रहा, भैया वो एकदम से कहां से बाहर आ जाएगी, उसको तो उठा के लेके आना पड़ेगा, वो प्लेग की शिकार थी, ठीक है। पर ऐसा ऐसा पकड़ के लेके आओगे, अब ये जी काली, अभी करो, अभी करो, पूरी करो, जल्दी करो, हमने ऐसे करना है, हमने वैसे करना, वो काली पाके बैठा हुआ था। सडनली क्या हुआ, जब लेडी बहुत मुश्किल से बाहर आ रही थी, रैंड ने क्या किया, रैंड ने लेडी को पकड़ा, उसके बाल पकड़े, उसके पेट में लात मारी और उसको उठा के बाहर फेंक दिया। इससे क्या हुआ, ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, बच्चा भी मर गया, लेडी भी मर गई, और रैंड आग लगा के वहां से चला गया। ये एपिसोड आपका कहां होता है, पुणे में, और एक प्लेग कमिश्नर ये खुद कर रहा है काम, ठीक है। उस समय पुणे में तिलक एक्टिव थे। तिलक ने अपनी अखबार मराठा में इस चीज को क्रिटिसाइज किया, रैंड की सेक्शन को क्रिटिसाइज किया, और साथ ही गीता का श्लोक लिख दिया। गीता के श्लोक में उसने क्या लिख दिया कि जब भी कोई अत्याचारी अत्याचार करता है, परमात्मा खुद आते हैं, उसको मारते हैं, अगर खुद नहीं आएंगे तो अपना दूत भेजेंगे, उस अत्याचार को खत्म करेंगे, और अत्याचारी को मारना पाप नहीं है। कहा था ना अर्जुन को कि जब तुम्हारी पत्नी का चीर हरण हो रहा था तो यही लोग तो बैठे हुए थे वहां पर, इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, इन लोगों ने क्या उसको रोका, ठीक है। चुप्पी क्या होती है, एक्सेप्टेंस ही होती है। अगर आप चुप हो तो मतलब क्या, एक्सेप्टेड है वो चीज, ठीक है। तो उन्होंने ये बात बोली कि सर अत्याचारी को मारना गलत नहीं है। अब 2 लड़के थे जिनका नाम क्या था, चापेकर ब्रदर्स। पूरा नाम लिखिए, 2 भाई, एक का नाम बाल कृष्ण चापेकर, और दूसरे का नाम क्या था, वासुदेव चापेकर। बाल कृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर। अब चापेकर ब्रदर्स, ठीक है, इन्होंने वो आर्टिकल पढ़ लिया। अब उन्होंने बोला भगवान दूत भेजते हैं, पापी को मारना पाप नहीं पुण्य है। वो कहते कोई बात नहीं, हम तो ब्राह्मण है ही हैं, ये पुण्य हम ही कर लेते। जब रैंड अपने घर वापस जा रहा था, उसकी बग्गी को घेर लिया और उसके सर पर 10 गोलियां मारी। इस तरह प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी गई, ठीक है। चापेकर ब्रदर्स को अरेस्ट किया गया, इनको एग्जीक्यूट किया गया, इनसे इंक्वायरी हुई, इनसे पूछा कि भैया तुमको किसने कहा था उसको गोली मारने को। ये कहते हमको कहा किसने, हम तो तिलक का लेख पढ़ लिया था, हमको हमारे अंदर आग आ गई कि बदला लेंगे, ठीक है। हमने सोचा हम ही भगवान कृष्ण के अवतार हैं, हम ही कांड कर देंगे, ठीक है, हमने कर दिया। रिजल्ट, बाल गंगाधर तिलक पे सेडिएशन एक्ट लगाया गया।
सेडिएशन एक्ट। क्यों? ना केवल उन्होंने यहां पर इसको भड़काया, जब किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास हुआ था, पढ़ा ना हमने पीछे, उस समय भी उन्होंने अपने अखबार मराठा और केसरी में इस एक्ट को सपोर्ट किया था। यार एम थोड़ा वैलेंटाइन चुरिल लिख रहा है कि ही इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भड़का रहा है। उसने तो ये लिखा था कि भड़काते हैं लोग, नौजवान इनके लेख पढ़ पढ़ के क्रांतिकारी बनी जा रहे। और इनको क्या कर दिया गया, 6 साल के लिए बर्मा भेज दिया गया और इनको जेल करा दी गई। तो 6 साल तिलक कहां पर रहे? जेल में रहे, जहां पर उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम क्या था, गीता रहस्य। गीता रहस्य। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका केस किसने लड़ा था? मैक्स म्यूलर नाम के अंग्रेज ने। मैक्स म्यूलर वही अंग्रेज है जिसने आर्यंस के ऊपर सर्च की थी, पढ़ा ना शटगाल में, मैक्स म्यूलर, सेंट्रल एशिया। और मैक्स म्यूलर तिलक को अपना मुंह बोला भाई मानता था। क्यों? क्योंकि अगर आर्यंस को पढ़ा है ना, मैक्स म्यूलर को पढ़ा, तो तिलक को भी पढ़ा होगा। तिलक ने भी आर्यंस के ऊपर सर्च की थी। तिलक ने बोला था ना, ये वो उस साइड से है, तिब्बत या पोल साइड से है, वहीं से कहता था ये। तो इन दोनों ने मिलकर आर्यंस के ऊपर रिसर्च की थी, इसलिए इनका केस किसने लड़ा था? मैक्स म्यूलर ने। हालांकि वो जो केस था वो हार गया था और तिलक को सजा हुई थी। तो ये केस कहां पर परफॉर्म हुआ था? महाराष्ट्र में। हो गया जी, आगे चले। तीसरे इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर। तो वी.डी. सावरकर नाम सुना होगा इनका, और इनके भाई जी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर और जी.डी. सावरकर बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम क्या था? मित्र मेला सोसाइटी। ठीक है। बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज कर क्या रख दिया था? अभिनव भारत। अभिनव भारत। He was the good friend of बाल गंगाधर तिलक। और अब इन्होंने क्या काम करना शुरू कर दिया? इन्होंने भी यंग लड़कों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया और इनकी ऑर्गेनाइजेशन का अड्डा कहां पर था? नासिक में। बाल गंगाधर तिलक के कहने पर इन्होंने वहां पर लाठी ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर दिया। गवर्नमेंट को क्या बोलते थे कि हम क्या सिखा रहे हैं लड़कों को? लाठी चलाना सिखा रहे हैं, डिफेंस करना सिखा रहे हैं, पर अंदर खाते क्या हो रहा था? ये लोग पिस्टल चलाना सिखाते थे और बम बनाना सिखाते थे और क्रांतिकारियों को रिक्रूट करते थे। ठीक है। इनका एक क्रांतिकारी था जिसका नाम क्या था? लक्ष्मण करकड़े। जब गवर्नमेंट को डाउट हुआ, ठीक है, कि यहाँ पर लाठी नहीं चलाई जा रही, यहाँ पर बम बनाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने इनकी सोसाइटी पे रेड डाली और इनका लाइसेंस कैंसिल कर सोसाइटी बंद करवा दी। ठीक है जी। और जो नासिक का कमिश्नर था, सर जैक्सन
उसने वीडी सावरकर के बारे में बहुत अभद्र भाषा यूज की और इनकी मां को तक गाली दे डाली, शरेआम खुलेआम न्यूज में, कि मैं तो उस औरत को गाली देता हूं जिसने ऐसे कपूत को जन्म दिया। इससे आहत कौन हुआ? लक्ष्मण करकड़े। और एक दिन उसने पुलिस वाले की वर्दी डाली, जैक्सन के ऑफिस में जाता है, उनको तो ये लगेगा कि पुलिस वाला है, ठीक है। जैक्सन को साहब सलूट मारा, साहब खुश कि मुझे सलूट पड़ा है, ठीक है, बताओ क्या काम है। सीधी पिस्टल निकाली, उसको धाड़ 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 दस ठोक दी, साहब खल्लास, ठीक है। जिसके चलते लक्ष्मण करकड़े को अरेस्ट किया गया और इनको फांसी की सजा दे दी गई, क्योंकि ये इस ऑर्गेनाइजेशन का क्रांतिकारी था। जो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था, ठीक है। इसलिए अगला अटैक किस पे आया? वीडी सावरकर और जीडी सावरकर। जीडी सावरकर को अरेस्ट कर दिया गया और इनको जेल में भेज दिया गया। वीडी सावरकर कहां भाग गए? लंदन। लंदन। आगे चलिए। लंदन में रहकर उन्होंने वहां पर अभिनव भारत सोसाइटी का ऑफिस खोल लिया और वहां पर भी ये गतिविधियां शुरू कर दी। और इनको साथ किसका मिला? वहां के एक रेवोल्यूशनरी जिसका नाम क्या था? तारक नाथ दास। और दूसरा सपोर्ट इनको किसका मिला? लंदन का रेवोल्यूशनरी, भूल गया इसका नाम, चलो इसको मैं बाद में बताता हूँ, नाम भूल गया इसका। तारक नाथ दास, मेन तो रेवोल्यूशनरी यही था, तारक नाथ दास, ठीक है। अब ये पहले से लंदन में अपनी एक्टिविटी चला रहा था। इसने किसको बुलाया? वीडी सावरकर को, ठीक है। वीडी सावरकर यहां जाता, वो यहां भी नहीं हटता, यहां पर भी अपना ऑफिस खोल लेता है। तारक नाथ दास कहता है कि तुम इस ऑफिस को संभालो। ये भैया कहां पर चले जाते हैं? जर्मनी में। और वो यहाँ पर गतिविधियां स्टार्ट करता है। यार सब तुम्हारी गलती क्या है? लंदन में उनके गढ़ में बैठकर तुम ऐसी गतिविधियां चला रहे हो, क्या हुआ? हाँ बता देता हूँ, अभी नहीं उसकी जरूरत पड़ेगी, पहले तारक नाथ दास पे चलो। नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं है, बीजेपी वालों को आग लग जाएगी। वो टेररिस्ट नहीं था। बाद में बताऊंगा इसके बारे में, इसका इतना रोल भी था अभी, ठीक है जी। तो अभिनव भारत सोसाइटी लंदन में स्टार्ट करता है, वहां पर अपनी गतिविधियां शुरू कर लेता है, वहां पर लड़कों को रिक्रूट करता है, ठीक है। और लंदन की पुलिस को इस पर शक हो जाता है। जब लंदन की पुलिस इसकी इंक्वायरी भेजती है इंडिया में, इंडिया से पता लगता है ये बंदा वहां से भागा हुआ है। और लंदन की पुलिस को जब शक होता है, लंदन की पुलिस इनको अरेस्ट कर लेती है और उनको वापस डिपोर्ट कहां किया जाता है? इंडिया। और इंडिया में उनको कैद हो जाती है किसकी? काला पानी। काला पानी, काला पानी का मतलब क्या होता है? अंडमान निकोबार की जो सेलुलर जेल है, जो सेलुलर जेल है, क्रांतिकारियों को वहीं भेजा जाता था। सेलुलर जेल, अंडमान निकोबार आइलैंड। इसको क्या कहते थे? काले पानी की सजा। सबसे खतरनाक सजा यही होती थी। तो वहां पर इनको जेल में डाल दिया गया। वीडी सावरकर, ठीक है, आजकल बहुत पॉपुलर है नाम ये, वीडी सावरकर। आगे चलिए। वीडी सावरकर जब तक ब्रिटिशर्स रहे, 1947 तक वीडी सावरकर कहां पर उनका जीवन बीता? काला पानी में।
जेल की दीवारों में उन्होंने एक महाकाव्य लिख दिया, महाकाव्य लिख दिया जिसका नाम क्या था? कमला। जो जेल में थे ना, जेल की दीवारों में राइटिंग करते थे, उन्होंने एक, आप क्या कह सकते हो, एक स्टोरी लिख दी। ठीक है, उस स्टोरी को कैसे लिखा? जेल की दीवारों के ऊपर लिखकर, और उस स्टोरी को बाद में क्या नाम दिया गया? कमला। आज भी मशहूर है, आप पढ़ सकते हो, उसके ऊपर पिक्चर भी बन चुकी है एक। ठीक है, तो ये किसने लिखी थी? वी.डी. सावरकर ने। वी.डी. सावरकर ने माफी भी मांगी थी अपने एक्ट के लिए, और उन्होंने माफ नहीं किया। बाद में 1947 के बाद, आजादी के बाद, जवाहरलाल नेहरू ने इनको छुड़वाया था। तो इनकी पूरी जिंदगी कहां पर निकल गई? कालेपन में। समझ में आ गया जी इनके बारे में? कोई डाउट तो नहीं है इनके बारे में? है डाउट? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया? हाँ, ये देखो, अशरफ वाले वाले जो आप उस समय ये काम कर रहे थे भैया, उन लोगों के लिए तो टेररिस्ट थे। हाँ, उन लोगों के लिए थे, पर हम लोगों के लिए रेवोल्यूशनरी थे। आप कहीं पे देखो, कहीं पर भी उन्होंने आम बंदे को नहीं मारा। वो ठीक है, उसकी वाइफ और बेटी गलती से मर गई, उनका थोड़ा टारगेट था उसको मारना। ठीक है जी, समझ में आ गया? नहीं जी, सिर्फ वी.डी. सावरकर भागे थे लंदन। जो जी.डी. थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया। वी.डी. सावरकर लंदन भागे थे। नहीं, हम तो भैया क्रांतिकारी ही बोलेंगे इनको, हम तो क्रांतिकारी बोलेंगे। बोलना भी मत बाहर किसी को टेररिस्ट है, वो यूपीएससी के खिलाफ नारे लगाई जा रहे थे, तुम्हारे खिलाफ लगा देंगे। बोलना भी मत। हाँ, एक्ट से इनके ऐसे लग रहे हैं आपको, पर आपको क्रांतिकारी ही कहना पड़ेगा। यस, जैसे बलोच है, वो लिबरेशन चाहते हैं ना अपनी। देखो, बलोच आर्मी में और आपकी ओसामा बिन लादेन में फर्क है। ओसामा बिन लादेन ने कौन थी यहाँ पर बनानी थी लिबरेशन? कोई कंट्री को आजाद करवाना था। उनको तो मजे आते हैं बम फोड़ के, लोगों को मार के। ये कॉज पे चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया जी? उन्नीस 1911 का साल भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। इस समय भारत में जो नया वाइसरॉय होता है, उसका नाम क्या होता है? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग आते ही इनविटेशन देता है, किसको? इंग्लैंड का राजा, जिसका नाम क्या था? जेम्स 5। और साथ में कौन आती है? उनकी वाइफ, जिनका नाम क्या था? प्रिंसेस मैरी। प्रिंसेस मैरी, जेम्स 5 और प्रिंसेस मैरी। भारत में उनको ये इनविटेशन देता है। भारत में इनविटेशन देना यानी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अगर इंग्लैंड का राजा आ रहा है तो कुछ तो बड़ी बात होने वाली है ना। छोटे मोटे फैसलों के लिए तो इंग्लैंड का राजा आने नहीं वाला। ठीक है, तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वो बहुत बड़ा गया था। पहली बात, जेम्स 5 और मैरी कहां से भारत में एंटर करते हैं? समुद्र के रास्ते से। समुद्र के रास्ते से वो कहां पर एंटर करते हैं? मुंबई। और जहां से वो निकलते हैं उस जगह में एक मॉन्यूमेंट बनाया गया जिसका नाम क्या था? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया, सामने समुद्र है, उस रास्ते से
जेम्स 5 और प्रिंसेस मैरी ने भारत में एंट्री ली थी, तो इसलिए उनको मॉन्यूमेंट बनाया गया गेटवे ऑफ इंडिया, पहली चीज वहां पर हुई। ठीक है, चलिए मैंने आपको बताया कुछ बड़ा होने वाला है, वो बड़ा क्या होने वाला था? जेम्स 5। दूसरी चीज, भारत में सबसे बड़ी बात क्या की हुई? कैपिटल ट्रांसफर की गई कैलकाटा से दिल्ली। क्यों क्यों की गई? ऐसा क्या हो गया था कि कैलकाटा से अब तक जो एपिसेंटर रहा है वहां पर उनका आपने एकदम से कैपिटल को ट्रांसफर किया? क्या जरूरत पड़ गई थी कैलकाटा से आपको ट्रांसफर करने की? बिल्कुल सही बात है यार, कैलकाटा कोई रहने की जगह रह गई थी। अब देखो ना, नेशनल आंदोलन कितना जबरदस्त हुआ पड़ा है वहां पर, आज दिन हत्याएं हो रही हैं, आज दिन ब्रिटिशर के ऊपर गोलियां चल रही हैं, अब वो कैपिटल सेफ ही नहीं रह गई थी। और ये नहीं कैलकाटा से उड़ीसा में कर दिया या आसपास कर दिया, सीधा दिल्ली कितने 100 किलोमीटर दूर कर दिया, हजारों किलोमीटर दूर कर दिया। तो पहली चीज क्या थी, जिस जगह पे नेशनल मूवमेंट एक्टिव थी वहां से आप दूर लेके कहां पर ले गए? इसी का फर्क पड़ता है। आज के समय में बंगाल में गुंडागर्दी है, ठीक है, परसों एक न्यूज आ रही थी बंगाल में हिंदुओं ने रामनवमी मनानी थी, वो डर रहे थे यार रामनवमी बनाए या ना बनाए, न्यूज आ रही थी। मुस्लिम्स वहां पर अपना नमाज पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू करते हैं उनको डर है कि हम बनाए या ना बनाए। इसका सबसे बड़ा रीजन पता क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है जो कैपिटल है यहां से बहुत दूर है, दिल्ली कैपिटल है, बंगाल बहुत दूर है, वो अपनी गुंडागर्दी आप चला रहे हैं, कोने में चला गया ना बिल्कुल ही। बंगाल आज भी एपिसेंटर है टर्मोइल का, पहले भी था और आज भी है और रहेगा रहेगा रहेगा। पंजाब भी पहले था, आज भी है और रहेगा। और तीसरा रह गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी फिर से मूवमेंट आएगी, लाल बाल पाल। महाराष्ट्र, पंजाब और बंगाल, जब भी कोई सरकार के खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट होती है बंगाल से स्टार्ट होती है, पंजाब में जाती है और लास्ट में कहां जाती है? महाराष्ट्र। बंगाल की मूवमेंट चल रही है, बेसिकली सेंटर के खिलाफ एक मूवमेंट है वो जो वो करती है। पंजाब सेंटर के खिलाफ मूवमेंट कर रहा है, थोड़े दिन ठहर जो महाराष्ट्र में आपको दिख ही गया शिवसेना अगेंस्ट ही बोल रही है, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट है पर शिवसेना तो अगेंस्ट बोल ही रही है वहां पर। 3 स्टेट हमेशा मूवमेंट चलाते हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट है चाहे सेंटर भी हो, ठीक है। तो ये क्या बन चुका था? हब बन चुका था नेशनल मूवमेंट का, और अब उन्होंने कैपिटल को कहां शिफ्ट कर दिया? दिल्ली में, दूर कर दिया कैपिटल को उस जगह से। तो इनको क्या लगा कि हम दिल्ली पहुंच जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। क्रांतिकारी कहते कोई बात नहीं सर, आपका स्वागत दिल्ली में ही करेंगे, दिल्ली कौन सी दूर है, ठीक है। तो बहुत शान और शौकत से लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली पहुंचे, अपने हाथी में सवार थे, ठीक है, जगह चांदनी चौक, हाथी पे सवार हैं, ऐसे आगे जैसे जैसे कोई लीडर आता है ना वो रैली में आगे आगे आगे, तो लड़के क्या करते हैं, कोई फूल फेंकता है, केजरीवाल के तो जूता ही फेंक देते हैं वो तो पेट, उसको पेट मिला ही हुआ वरदान, जूता और इंक तो आएगी आएगी तेरे पे, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग जब बड़े आराम से चल रहे थे, पूरा काफिला चल रहा था, सडनली क्या हुआ, 3 लड़के
तीन लड़के जी, मास्टर अमीरचंद, बाल मुकुंद और तीसरा अवध बिहारी दास। तीन यंग लड़के हैं जो क्रांतिकारी हैं और इनको गाइडेंस कौन सा आदमी दे रहा है? रास बिहारी बोस। गाइडेंस कौन दे रहा है? रास बिहारी बोस। प्लान किसने बनाया? रास बिहारी बोस। फेंकने वाले कौन थे? क्रांतिकारी तीन, मास्टर अमीरचंद, बाल मुकुंद और अवध बिहारी दास। सर हुआ पता क्या? लोग हार फेंक रहे थे, उन्होंने बम फेंक दिया और इतना बड़ा धमाका हुआ, बस लॉर्ड हार्डिंग मरते मरते बचा, घायल तो बहुत बुरा हो गया था। जो उसका जो हाथी को चलाता ना, जो वो तो मर ही गया था। हाथी भी मार दिया, हाथी चलाने वाले को भी मार दिया, उसके आसपास जो 10-15 सोल्जर चल रहे थे वो भी मारे गए। इसकी पता नहीं किस्मत क्या थी, क्या ये दान करके आया था, ये बहुत बुरी तरह से घायल हुआ, मतलब आईसीयू में ही पहुंच गया था, पर बच गया। और इसको क्या बोला गया? दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है, जिसमें मास्टर अमीरचंद फांसी की सजा, बाल मुकुंद फांसी की सजा, अवध बिहारी दास फांसी की सजा, तीनों को फांसी की सजा। रह कौन गए? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, पुलिस इनके पीछे थी। ही एस्केप्ड टू सिंगापुर, और सिंगापुर में जाकर वहां पर एंटी ब्रिटिश गतिविधियां इन्होंने शुरू कर दी। हटे तब भी नहीं, और वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम क्या था? इंडिपेंडेंस लीग। इंडिपेंडेंस लीग। और वहां से अपना काम शुरू किया, और क्रांतिकारियों को जिनके पीछे पुलिस ही भगा के कहां ले जाते थे? सिंगापुर, और वहां पर जाके इनको ट्रेन करते थे और भारत भेजते थे। भारत पे जाओ, लोगों इनको मारो, अंग्रेजों को मारो और भारत को आजाद करवाओ। तो इसको हम क्या कहते हैं? दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। एक हमने पूरा पूना कॉन्स्पिरेसी केस, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस और दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस पढ़ लिया जी। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया? आगे चले। डस्टर कहां से चलता है? ये थर्ड। अच्छा, ठीक है, चलो। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, HRA, ठीक है जी। चलिए, HRA एकदम से नहीं बनी। HRA के बनने में कुछ घटनाएं हुई थी, हम पढ़ लेंगे उसको, ठीक है, डिटेल में पढ़ना हमने। सबसे इंपॉर्टेंट घटना कौन सी थी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पहली मास मूवमेंट जिसको गांधी जी लेके आए, और मुसलमानों ने भी पूरा साथ दिया। क्यों दिया हम पढ़ेंगे, खिलाफत इशू था, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया चल रहा था। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो भगत सिंह वगैरह थे, यंगस्टर्स थे, उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल्स को छोड़कर गांधी जी के पीछे लग गए।
बड़े बड़े कॉलेजेस में जो क्रांतिकारी पढ़ते थे, सेंट स्टीफन कॉलेज वाला, सबको छोड़ छोड़कर वो, क्योंकि हमने इसमें क्या किया था, हमने इंडिजीनियस कॉलेज बना दिए थे, नॉन कॉपरेशन, हमने कॉपरेट नहीं करना। गांधी जी ने कह दिया था बस 1 साल के अंदर मैं आजादी दे दूंगा, लोगों को सपने दिखा दिए थे, और सपना टूटे तो बहुत खत्म होता है भैया, खतरनाक चीज है ये। लोग तो अपने आप को आजाद फील करने लग पड़े थे, लोगों ने तो प्लॉट लेने शुरू कर दिए थे, यहाँ पर कोठी बनाएंगे, यहाँ फ्लैट बनाएंगे, सारे प्लानिंग प्लॉटिंग चल पड़ी थी। सडनली क्या होता है, चोरी चोरा इंसिडेंट होता है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया जाता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसको पूरा। ठीक है, चलिए अब यहां से ही है, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया गया, सबसे बड़ा दर्द किसको था, रेवोल्यूशनरीज को, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्रांतिकारियों ने भी पार्ट लिया था और गांधी जी ने उनसे वादा किया था कि बस 1 साल और आप मेरे अकॉर्डिंग चल लो, भारत को मैं क्या दिलवा के रहूंगा, आजादी, आजादी। और सडनली विड्रॉ कर दिया, तो क्रांतिकारी समझ के गांधी जी के पल्ले चलने कुछ नहीं, ये बस नोटों में फोटो लगाने जो गए हैं, गांधी चलता है, ठीक है ना, इनके पल्ले कुछ नहीं है। तो उनको अब ऐसा लगा कि फिर से टाइम आ गया है भारत में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को शुरू करने का, इसलिए ये जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है ये क्या है, पार्ट 2। पहले रेवोल्यूशनरी मूवमेंट आई, दबा दी गई, उसका आखिरी एपिसोड क्या था, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम गिरना, बस खत्म हो गई उसके बाद। ठीक है, दोबारा से इसका रिवाइवल कब हुआ, एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद। ठीक है, चलिए, जब ऑर्गेनाइजेशन बनी, कौन सी बनी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। चलिए, पहले इसका नाम क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है जी, इसको बनाने वाले कौन थे, सचिन सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, सुना होगा नाम आपने, राम प्रसाद बिस्मिल, तीन बड़े नाम जिन्होंने इसको बनाया था, सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। और पूरे इंडिया से जो लड़के क्रांतिकारी मूवमेंट में चल रहे थे या उस आइडियोलॉजी को रखते थे, उनको रिक्रूट करना शुरू कर दिया। और आप सुन के हैरान हो जाओगे, पंजाब से भी एक लड़का इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा, जिसका नाम क्या था, भगत सिंह। भगत सिंह कैसे जुड़ा, चलो थोड़ा इसके ऊपर भी विचार कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पंजाब का पेपर देना है भाई हमने। ठीक है, चलिए, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, अजीत सिंह। जब स्वदेशी मूवमेंट भारत में चल रही थी, उस समय भगत सिंह के चाचा ने पंजाब में स्वदेशी मूवमेंट को चलाया था, और इसके साथ उन्होंने एक और मूवमेंट भी चलाई थी, जिसका नाम क्या था, पगड़ी संभाल जट्टा। ये क्वेश्चन आ चुका है पंजाब पीसीएस में, पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट। ठीक है, जो अपने आप एक क्रांतिकारी मूवमेंट थी। ठीक है, तो भगत सिंह जो थे वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड थे अपने चाचा से, और अपने चाचा से प्रेरणा लेकर ही वो रेवोल्यूशनरी बन गए। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी उन्होंने गांधी जी को सपोर्ट किया, और यहां तक कि अपना कॉलेज, जो एक क्रिश्चियन कॉलेज था,
उसको भी छोड़ दिया, त्याग दिया, अपनी हायर एजुकेशन को भी त्याग दिया। बाद में इनको कॉलेज से निकाला भी गया जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो गई थी। ठीक है, आगे चलिए। तो फिर उन्होंने एडमिशन कहां पर ली? लियालपुर खालसा कॉलेज, पाकिस्तान। और वहां पर, क्योंकि लियालपुर खालसा कॉलेज को किसने बनाया था? लाला लाजपत राय का बहुत बड़ा उसके अंदर कंट्रीब्यूशन था। इंडियन का कॉलेज था ये। फॉरेनर्स ने तो एडमिशन देनी बंद ही कर दी, क्योंकि आप क्रांतिकारी हो, आपने एनसीएम में सपोर्ट की थी। तो उनकी एडमिशन कहां पर होती है? लियालपुर खालसा कॉलेज। अब लियालपुर खालसा कॉलेज में जो उनको लड़के मिलते हैं वो भी क्रांतिकारी विचारधारा के। ठीक है, तो होता क्या है, एक कैंटीन में बैठ के चाय पी रहे होते हैं। कैंटीन का जो मालिक होता है वो मुसलमान होता है। ठीक है, उसकी नई नई शादी होती है, तो वो कहता है कि भैया आज हमने कहां पर जाना है? अपनी वाइफ के साथ सिनेमा देखने जाना है। अब प्रॉब्लम क्या थी, जैसे ट्रेन की कैटेगरी है वही सिनेमा की कैटेगरी थी। सिनेमा में क्या करते थे, जिस तरह ये दो रोज बनी हुई है, एक रो में ब्रिटिशर्स बैठते थे और दूसरी रो में इंडियंस बैठते थे। वहां लिखा होता था इंडियंस एंड डॉग्स। कुत्ते और इंडियन इस रो में बैठेंगे और जो ब्रिटिशर्स हैं वो दूसरी रो में बैठेंगे। ठीक है, अब ये फिल्म देखने गया, नई नई शादी हुई थी। ठीक है, इसको पता ही नहीं लगा ये गलती से कहां पर बैठ गया? अंग्रेजों की रो में बैठ गया। फिर तो दे रब का नाम, ऐसा पीटा, दे धुनाई। और अगले दिन कहां पर मिला? सीधा हॉस्पिटल में। तो बेचारे भगत सिंह उन्हें देखने गए, भैया क्या हुआ तुमको? ठीक है, वो कहता इस तरह से पीटा। किसने पीटा? 5 अंग्रेजी लड़के थे जो इस कॉलेज में ही पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, निकालेंगे खुंदक। रात को वो पार्टी शार्टी करके आ रहे थे। ठीक है, अपनी गाड़ी चलाते, जैसे आईपीएल देख लड़के आते हैं ना, गाने बजाते आते होते हैं। ठीक है, उस तरह बड़े आराम से शराब शुरू पी के पार्टी से आ रहे। भगत सिंह साथ में 4-5 लड़के थे। उन्होंने क्या किया? मुंह ढका, बेसबॉल स्टिक उठाई, रास्ते में उनकी वो धुनाई की और अल्टीमेटली इंजर्ड करके उनको अस्पताल में पहुंचा दिया। जैसे ही भगत सिंह भाग रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने कॉलेज की दीवार को क्रॉस किया। कॉलेज का जो प्रिंसिपल था वो एक हिंदू था और उसने इनको देख लिया। ठीक है, उन्होंने भगत सिंह को रात को बुलाया, आओ। उन्होंने भगत सिंह को बोला तुमने मारा, ठीक है, चलो पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ेगी, वो तो कोई बात नहीं, हम तुमको छुड़ा लेंगे। तुम्हारा तो फेस ढका ही हुआ था, उसमें कौन था कैमरा से। ठीक है ना, पर तुम्हारा मारने का एम क्या है? तुम इस पथ में आए क्यों हो? रेवोल्यूशनरी पाथ में क्यों ज्वाइन किया तुमने? वो कहते मैं भारत को आजाद कराना चाहता हूं। कहते यार मुझे एक बात बताओ कि 5-10 गोरों को मारकर तुम भारत को आजाद कर लोगे? क्या 5-10 गोरों को मारकर भारत आजाद हो जाएगा? ऐसे नहीं होता। तुमको एक संगठन बनाना पड़ेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी जो इस तरह की एक्टिविटीज करे, गोरों को भी पता लगे हमने यहाँ से भागना है। वो कहता संगठन बताओ, हम बना देते हैं। वो कहता तुमको बनाने की जरूरत ही नहीं। एक संगठन चल रहा है कानपुर में जिसका नाम क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और उसको चलाने वाला कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। जुड़ना चाहोगे? बोला वो कहते अभी ले, अभी जुड़ेंगे। और उनको कहां भेज दिया गया? अपने रेफरेंस पे कहां पर भेजा गया? एचआरए। जब एचआरए गए तो वहां बैठे हुए थे वो क्रांतिकारी। बोलो जी क्या करने आए हो? वो कहते हम तो क्रांतिकारी हैं। भगत सिंह कहते मैं तो जान देने आया हूं। तो भगत सिंह को कहते तुम बच्चे हो, क्योंकि उस समय वो 23-24 साल के थे। कहते बेटे जान देने का मतलब पता क्या होता है? जान देने आया ऐसे नहीं होता, तुम एक पकड़ो, ये पैसे लो, लॉलीपॉप लो जाके। तो बाद में क्या हुआ? एक तलवार उठाई, तलवार को पकड़ के 15 मिनट उन्होंने पकड़ के रखा। कहते जान देना और लेना हमको आता है, और हमारा जो मोटो है वो यही है, हमने भारत को आजाद कराना है। बच्चे मत समझना हमको, ठीक है ना। और उनकी पूरी बाजू खून से लथपथ होती।
और राम प्रसाद बिस्मिल को समझ में आ गई कि भैया ये बंदा कोई कारनामा करेगा, हुआ भी था बाद में कारनामा, ठीक है। और उन्होंने एंट्री दी भगत सिंह को किसके अंदर, HRA। इस तरह भगत सिंह की एंट्री होती है किसके अंदर, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में, ज्यादातर पंजाबियों को यही लगता है कि पंजाब में उन्होंने मूवमेंट चलाई थी, नहीं, पहले वो इनके साथ कोई टैक्स थे। HRA का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर भगवती चरण वोहरा, जिसने किताब लिखी थी द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। ही वॉज वेरी क्लोज टू भगत सिंह। किताब का नाम देखो कितना खतरनाक है, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ठीक है। चलिए, HRA की मीटिंग होती है कानपुर में, और इस मीटिंग में कहा जाता है कि हमको क्या चाहिए, फंड चाहिए। अगर अंग्रेजों के खिलाफ हथियार लेने हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो इनके सामने दो ऑप्शन आती है। पहली ऑप्शन ये है कि किसी इंडियन को लूट लो जो अंग्रेजों का साथ दे रहा है। वो कहते नहीं, जो पहले गलती हुई है वो हमने नहीं करनी, हमने किसी इंडियन को नहीं लूटना, क्योंकि अगर हम किसी भारतीय लाले को लूटेंगे ना तो एक गलत मैसेज चला जाएगा और पब्लिक हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं होगी। तो किसको लूटना है? उन्होंने बोला एक ट्रेन रोज आती है कानपुर की तरफ, जिसके अंदर सरकारी खजाना होता है। हम क्या लूटेंगे? सरकारी खजाना। और उस खजाने को लूटकर हम हथियार खरीदेंगे और अपनी मूवमेंट को आगे चलाएंगे, ठीक है। और ये ट्रेन का स्टॉपेज कहां पर था? काकोरी। तो 1925 काकोरी ट्रेन इंसिडेंट, जिसको बाद में क्या बोला गया? काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। HRA के क्रांतिकारी आए, ट्रेन जा रही थी, ट्रेन की चेन खींची, ट्रेन रुकी और सीधा जो ट्रेन के चलाने वाले थे उनके ऊपर गोली मारी। 3-4 जो ब्रिटिशर्स वहां पर सिपाही थे उन पे गोली मारी और जितना भी धन था सबको लूट लिया। समझ में आ गया जी? अब मैंने आपको बताया ना, जो अंदर के होते हैं ना ब्लैक शीप्स, इंडिया में तो बहुत है, पढ़ी होगी वो बैटल ऑफ प्लासी, मीर जाफर। कौन था? ब्लैक शीप ही था, धोखेबाज। अंदर के धोखेबाज तो थे, तो किसी ना किसी धोखेबाज ने बता दिया कि इसके पीछे मास्टरमाइंड किसका था? बिस्मिल। और HRA के ठिकानों पे अटैक किया गया, HRA के ठिकानों पे अटैक किया गया और अल्टीमेटली क्या हुआ? HRA के क्रांतिकारियों को अरेस्ट कर लिया गया। और राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने ये नारा लगाया था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, इनको फांसी दे दी गई। इसके साथ अशरफुल्ला खान पहले मुसलमान क्रांतिकारी जिनको फांसी दी गई, अशरफुल्ला खान। तीसरा राजेंद्र लहरी, इनको भी क्या किया गया? फांसी दे दी। इस तरह HRA टूट गई और क्रांतिकारियों को फांसी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। आगे फिर कंटिन्यू करेंगे थर्सडे को और इस मूवमेंट को पूरा करेंगे। एक मिनट एक मिनट
चलो ठीक है जी, थैंक यू जी, थर्सडे को लेंगे बाकी, ठीक है। देखा वो सर्विस वाला का। हाँ जी, लास्ट पर नाम लिखा है, दोबारा सुन लो। अशरफुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी। राजेंद्र लहरी, थैंक यू जी।